वोडाफोन आइडिया 15%, एयरटेल 20% और जियो 25%। ये वो टैरिफ हाइक्स हैं जो इन टेलीकॉम कंपनीज ने रेस्पेक्टिवली बढ़ाए हैं और इसी के चलते हमें मिलता है परिणाम है कुछ हैशटैग्स जैसे कि आई वांट बीएसएनएल बैक, वी वांट बीएसएनएल, प्लीज ब्रिंग बैक बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जो है तो हमारे देश की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लेकिन एक जमाने में टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये प्राइवेट कंपनीज को भी पानी पिलाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बीएसएनएल की हालत खराब हो गई और आज हमें 3 के करीब प्राइवेट एंटिटीज पर निर्भर करना पड़ता है। एक ट्रायोपॉली बन चुकी है जहां पर इन 3 कंपनीज के अलावा और कोई भी स्टेक होल्डर नहीं दिखता है। क्या बीएसएनएल यहां पर रिवाइव हो सकता है? क्या हो सकती है बीएसएनएल की फ्यूचर की कहानी, बताएंगे आज इस वीडियो में। साल था 1850 का, जब अंग्रेजों के जमाने में देश में पहली टेलीग्राफ लाइन को बिछाया गया था। ये बिछाई गई थी कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर के बीच में, यानी कि वेस्ट बंगाल के रीजन में। और इसके बाद समय बीता, धीरे धीरे लोगों का जो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान है ये भी बढ़ने लगा। 1854 तक ये लाइंस देश भर में फैल चुकी थी और फिर धीरे धीरे समय बदलता है, देश को आजादी मिलती है। आजादी मिलने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जो बदलाव है वो तेजी से बढ़ते हैं और इसी के साथ साल 1980 में जन्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो एक तरीके से कोशिश करता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की। लेकिन उसके बाद एक एरा आता है इंटरनेट का एरा, जहां पर विदेशी कंपनियां अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही हैं। फिर आता है साल 2000, जब देश में होता है एक मंथन से निकलता है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत होती है 15 सितंबर साल 2000 में और इसका मकसद सिर्फ एक, जहां पर प्राइवेट कंपनीज मुनाफे के बारे में सोचती हैं, हमें देश के लोगों के बारे में सोचना है, देश के लोगों तक नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है, इंटरनेट सर्विस मुहैया करवानी है। और इसी मकसद से देश के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, समुद्र के किनारे, ऐसी जगहों पर जहां पर प्राइवेट एंटिटीज को प्रॉफिट नहीं दिखता था, वहां पर बीएसएनएल होता था। बीएसएनएल की शुरुआत महज इसलिए हुई थी कि ताकि देश के नागरिकों को नेटवर्क से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, प्राइवेट एंटिटीज का जो वर्चस्व है वो देश भर में फैल ना जाए। इसी को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल को शुरू किया गया था। लेकिन बीएसएनएल ने अपना वर्चस्व कायम किया। साल 2000 से लेकर साल 2008 के बीच में इसने कमाया प्रॉफिट 50,000 करोड़ से ज्यादा का। साल 2004 से लेकर साल 2005 के बीच में अकेले इस ही साल में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट बीएसएनएल ने कमाया। ना सिर्फ लोगों की मदद में सामने आ रही थी, बल्कि सरकार को भी खूब पैसा कमा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हीरो जोरदार हो तो विलेन भी जोरदार होना चाहिए, और विलेन बनकर सामने आता है करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। साल 2007 से लेकर साल 2008 के बीच में टेलीकॉम सेक्टर में आए बड़े बड़े करप्शन की खबरें। इन खबरों की वजह से बीएसएनएल को होता है एक बड़ा आघात, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बीएसएनएल के सामने आते हैं और इसी के चलते प्राइवेट कंपनीज कंपटीशन में आगे निकल जाती हैं। वो अपनी 4G और 5G सर्विसेज पर काम कर रही थी, वहीं पर बीएसएनएल अपने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से जूझ रही थी। एक बात बस बीएसएनएल के साथ जो बहुत अच्छी होती है, जो उसको आज तक जिंदा रखे हुए है, वो है दूर दराज के इलाकों तक पहुंच। जहां पर आज भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज नहीं पहुंची है, वहां पर भी बीएसएनएल अपनी सर्विसेज दे रहा है। लेकिन इंटरनेट की रेस में पिछड़ जाने की वजह से बीएसएनएल को लोग कहीं ना कहीं भूल गए थे। लोग बीएसएनएल का ऑप्शन तलाश रहे थे। इसी बीच में आता है जियो, जो भर भर के आपको फ्री में डेटा देता है। सालों तक आप जियो का फ्री डेटा कंज्यूम करते हैं, इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट कंज्यूमर बन जाता है और फिर बाद में बीएसएनएल को कोई याद नहीं करता है। लेकिन एक दिन था जब बीएसएनएल को बहुत ज्यादा याद किया गया। वो दिन था 3 जुलाई 2024 का, जब जियो अपनी मुफ्त की रेवड़ी पर लगाम लगाती है और अपने टैरिफ्स को 20 से लेकर 25% तक बढ़ाती है। बाकी की जो कंपनीज हैं वो भी उसे पीछा करती हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया जो अपनी आखिरी सांसों के करीब है, और वहीं एयरटेल जो कंपीट कर रही है जियो से, वो भी अपने टैरिफ्स में बढ़त लेकर आते हैं। और इस पर जनता कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ एक डिमांड कि भाई बीएसएनएल को जिंदा करो, बीएसएनएल की 4G सर्विसेज को वापस लेकर आया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सच में बीएसएनएल पर काम करना चाहती है? जवाब है, सरकार बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हाल ही में सरकार ने 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट बीएसएनएल में किए हुए हैं ताकि बीएसएनएल को रिवाइव किया जा सके। और माना यह जा रहा है कि साल 2024 के आखिर तक बीएसएनएल अपनी 4G सर्विसेज को रोल आउट कर सकता है। हालांकि मई 2024 में इसके अनाउंसमेंट्स हुए थे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बातें कर रही थी। फिलहाल इस पर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों को अभी भी भरोसा है कि बीएसएनएल प्राइवेट कंपनीज को टक्कर दे सकता है, क्योंकि बीएसएनएल को मिला है एक ऐसी कंपनी का सपोर्ट जिस पर देश भरोसा करता है, वो है
TCS यानी कि टाटा की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे 15,000 करोड़ का ठेका मिला है कि वो BSNL के डिवाइसेस बनाए ताकि वो इंडिजिनस 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। और अब इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर टाटा इस कंपनी के साथ लगी हुई है तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। BSNL का प्लान है कि साल 2024 के आखिर तक हमें अपनी 4G सर्विसेज को रोल आउट करना है। इसी के बाद साल 2025 में हम अपनी 5G सर्विसेज पर काम करेंगे। हालांकि BSNL अभी भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे है। देश के टेलीकॉम सेक्टर की मार्केट शेयर की बात करें तो मामला पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जियो के पास 40% के करीब की हिस्सेदारी है, एयरटेल के पास 35% के करीब की हिस्सेदारी है और वोडाफोन आइडिया महज 15 या 10% के करीब के हिस्से में सिमट गई है। बता दें आपको कि कुल मिला के इन तीन कंपनीज के पास ही देश के टेलीकॉम मार्केट का 90% हिस्सा है। वहीं पर लोग BSNL की तरफ अब उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। यहां पर RSS का जो एक संघ है, भारतीय मजदूर संघ, उसने भी सवाल उठाए हैं कि किस तरह से सरकार को BSNL पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि BSNL यहां पर एक बैलेंस एक्ट प्रोवाइड कर सकती है। जहां पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपने मनमानी तरीके से टैरिफ बढ़ाती हैं, वहीं पर BSNL सस्ते दाम करके अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर सकती है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार सच में BSNL के साथ जस्टिस कर पाएगी? क्या BSNL लोगों की उम्मीदों पर खड़ी हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।